की वंदे वंदे वंदे। कमरिया घाट सेतु के लोकार्पण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी लोक निर्माण विभाग के मंत्री श्री जितेंद्र प्रसाद जी, माननीय सांसद संत कबीरनगर श्री प्रवीण निषाद जी, जिला पंचायत गोरखपुर के अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक खजनी श्री श्रीराम चौहान जी, माननीय विधायक चिल्लूपार श्री राजेश त्रिपाठी जी, माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण श्री विपिन सिंह जी, माननीय विधायक पिपराई श्री महेंद्रपाल सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री युधिष्ठिर सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख बेलघाट श्रीमती पूजा सिंह कौशिक जी, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती किरण चौहान जी, प्रमुख सचिव लोक निर्माण श्री नरेंद्र भूषण जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित यहां पर सेतु निर्माण के लिए जो संघर्ष समिति बनी थी उसके पदाधिकारीगण श्री भिकारी प्रजापति जी, जय किशन मौर्य जी, सतवंत प्रताप सिंह जी, बीडी सिंह जी, विनय शाही जी, शिवाजी चंद जी, श्रीमती इंद्रावती देवी जी, राजाराम यादव जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व विधायक श्री संत प्रसाद जी, पूर्व विधायक श्री राकेश सिंह बघेल जी, विधायक धनघटा श्री गणेश चौहान जी, पूर्व विधायक श्रीमती अनिता कमल जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर के दक्षिणांचल बेलघाट, सिकरीगंज और उसके आसपास क्षेत्र से जुड़े हुए खजनी विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, कमरिया घाट सेतु के लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए आप सबको बधाई देता हूं। जन्माष्टमी के एक दिन पहले, जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था ना, और भगवान कृष्ण का जन्म क्यों हुआ था? सत्य के लिए, न्याय के लिए और धर्म के लिए। और आज इस क्षेत्र के विकास की जो सत्य की लड़ाई थी, विकास और धर्म की लड़ाई थी, उसमें विजय प्राप्त होने पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देने के लिए विशेष रूप से आया। मुझे याद है जब कमरिया घाट सेतु निर्माण के लिए यहाँ आंदोलन हुआ था, उस समय हमारी संसद चल रही थी और उस समय एक बहुत बड़ी दुर्घटना होते होते सरयू मैया के कारण बच पाई थी। यहाँ पर तमाम आंदोलनकारियों को समाजवादी पार्टी की सरकार ने क्रूरता के साथ उन पर बड़ा अत्याचार ढाया था और आंदोलन को दबाने के लिए तमाम प्रयास किए थे। तब मैं सांसद था और मैंने गोरखपुर के सांसद के रूप में देश की संसद में भी इस मुद्दे को उठाया था और तब मैंने इस बात को कहा था कि ये वहां की जायज मांग है, क्योंकि गोरखपुर के जब विकास की आप बात करते तो गोरखपुर महानगर और उसके आसपास तो थोड़ा बहुत विकास हुआ भी, लेकिन दक्षिणांचल का क्षेत्र एकदम विकास से कोसों दूर था। लेकिन आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आपने कमरिया घाट के एक सेतु की मांग की थी, वह तो बन के तैयार हो गया है। 4 लेन का दूसरा सेतु बगल में भी बनने को तैयार है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के बनने के साथ ही बेलघाट, सिकरीगंज, खजनी, गोला, उरुआ और इस आसपास के बांसगांव, आसपास के पूरे क्षेत्र में इनका लखनऊ जाने के लिए, प्रयागराज जाने के लिए, अंबेडकर नगर जाने के लिए या फिर आजमगढ़ जाने के लिए जो दूरी है वो बहुत सीमित हो जाएगी। अभी जो लखनऊ जाने में आपको 4.5 घंटे लगते होंगे, जैसे विकास की प्रक्रिया के साथ क्षेत्र तेजी के साथ जुड़ेगा। और भाइयों बहनों, यही एक अंतर है। वे लोग बांटते थे
इसलिए पुल का भी विरोध करते थे। हम लोग जोड़ते हैं तो हम लोगों ने सेतु बंध का निर्माण भी यहाँ पर आपके लिए करवा करके दे दिया है। और इसलिए जन्माष्टमी के एक दिन पहले पूरा लोक निर्माण विभाग यहाँ पर आया है, पूरा प्रशासन गोरखपुर का आया हुआ है, सभी जनप्रतिनिधि गोरखपुर के यहाँ पर आए हुए हैं, आपको बधाई भी दे रहे हैं और साथ साथ आपकी समस्या का समाधान होने पर आपकी खुशी के साथ खुशी भी यहाँ पर व्यक्त करते हुए आपकी खुशी के साथ साझेदारी भी बन रहे हैं। इससे बड़ी खुशी के साथ साझेदारी होना ये सबसे बड़ी उत्सव और उमंग का अवसर होता है और इस अवसर पर मैं आपको हृदय से बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा ये क्षेत्र हमारा जो गोरखपुर के दक्षिणांचल का क्षेत्र है, बड़ा मेहनती क्षेत्र है, पुरुषार्थी क्षेत्र है, विकास से कोसों दूर रहा, लेकिन मेहनती और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध रहा है। राम जानकी मार्ग इसी रूट पर पड़ता है, पिछली सरकारों ने भुला दिया था। हम लोग आज अयोध्या के साथ भी इसका संबंध सीधे राम जानकी मार्ग के साथ जोड़ रहे हैं और सीतामढ़ी के साथ इस मार्ग को पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। इसीलिए जनकपुर धाम से अयोध्या को जोड़ने का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम आपका एक क्षेत्र बनने जा रहा है। गोरखपुर का पहला बायोफ्यूल का प्लांट, ये जो पराली खेतों में होती है जिसको हमारा अन्नदाता किसान कभी जला देता था, आने वाले समय में इसको जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी आम के आम और गुठली के भी दाम मिलने वाले हैं आपको। धान को अपने खेत से काटेंगे, जो पराली बच जाती है उसको भी काट करके उससे भी ज्यादा पैसा आपको बायोफ्यूल के लिए, जब आप उसकी गठरी बांध करके देंगे बायोफ्यूल यूनिट में, उसका भी पैसा मिलेगा। और गाय के गोबर का, भैंस के गोबर का भी पैसा जब बायोफ्यूल वाला आपसे लेगा तो उसका भी अतिरिक्त पैसा आपको प्राप्त होगा। यानी हर प्रकार से जो प्रधानमंत्री जी की मंशा है, दो बातें, अगर हमें आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करना है, एक हमें परंपरागत खेती की तरफ जाना पड़ेगा, प्राकृतिक खेती की तरफ, क्योंकि लागत को कम करना, उत्पादन को बढ़ाना। मेरा यह मानना है कि हमारे खेतों में आज भी जितना हम अन्न उत्पादन करते हैं, इससे 4 गुना अधिक अन्न उत्पादन करने की क्षमता हमारे खेतों में है। हमने उसको विधिवत उसका बेहतर उपयोग नहीं किया है, तकनीक को नहीं अपनाया है और हमने उसके रूप तैयारी नहीं की है। और यह तकनीक आपको अपनानी पड़ेगी और प्राकृतिक खेती के साथ उसको जोड़ना पड़ेगा। प्राकृतिक खेती के साथ जोड़ना और प्राकृतिक खेती के साथ जोड़ने के साथ तकनीक के साथ अगर आप उसे जोड़ेंगे तो यही खेत जो आज आपके 1 एकड़ खेत में जहां आप 10 कुंटल या 15 कुंटल धान पैदा करते हैं, इसी में आप 40 से 45 कुंटल धान पैदा करने की क्षमता अर्जित कर पाएंगे। फर्टिलाइजर का खर्चा 0, पेस्टिसाइड का 0, केमिकल का 0। यानी कम खर्चे में ज्यादा उत्पादन, कम लागत में अच्छा उत्पादन, यही किसान की आत्मनिर्भरता का कारण बनेगा और उसके एक हब के रूप में विकसित करना। दूसरा, कमरिया घाट के पुल में एक और विशेषता दी जा रही है। आने वाले समय में जब मल्टी मॉडल हब के रूप में हम लोग इस क्षेत्र को विकसित करेंगे, यहाँ का अन्नदाता किसान सब्जी उत्पादन करेगा, यहीं से कमरिया घाट के ही सेतु के माध्यम से उसको बुक करके दुनिया के देशों में पहुंचाने का काम किया जाएगा। अभी तक तो यहाँ के लोग बैंकॉक, थाईलैंड और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में जाकर के काम धंधा करते थे, तब पैसा भेजते थे। अब आपको वहां जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यहीं से आप अपना राशन भेज दीजिए, बुक होकर के चला जाएगा, आपका पैसा आपके खाते में आ जाएगा। सब्जी उत्पादन करेंगे, यहीं से बुक होकर के चला जाएगा। दूध उत्पादन करेंगे, यहीं से बुक होकर के देश और दुनिया में चला जाएगा। और इसलिए पुल के बीच में आपने देखा होगा उसको उठा करके लिया गया, जिससे बड़े बड़े शिप वहां से गुजर सके और यहां से आपका सामान लेकर के दुनिया के बाजार में जाकर के यहाँ की मार्केट को समृद्ध करके यहाँ के लोगों के जीवन में खुशहाली ला सके। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए भी एक अभिनव प्रयास हो रहे हैं।
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लिंक एक्सप्रेसवे हम यहां पर देने जा रहे हैं और लिंक एक्सप्रेसवे के माध्यम से गोरखपुर का अगला औद्योगिक विकास का जो गलियारा बनने वाला है, ये गीडा से लेकर के और बेलघाट से लेकर के हम लोग इसे आगे तक भुलिया पार तक लेकर के जाने वाले हैं कि पूरा विकास एक तरफ से ले जाकर के हम इस पूरे क्षेत्र में यहां के नौजवानों को नौकरी और रोजगार के लिए देश और दुनिया में न जाना पड़े, बल्कि दुनिया अपने रोजगार और नौकरी के लिए यहां के नौजवानों के साथ मिलकर के यहां पर आकर के कार्य ढूंढे। इसके लिए इसको एक विकसित क्षेत्र के रूप में तैयार करने के लिए आज हम लोगों ने एक बेहद कार्य योजना तैयार की है। ये लिंक एक्सप्रेस वे भी इसीलिए यहां पर किया जा रहा है। युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है और उस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए मैं धन्यवाद दूंगा इस क्षेत्र के किसानों का कि उन्होंने एक्सप्रेस वे के लिए बड़ी आसानी के साथ गोरखपुर में तो कोई विवाद होने ही नहीं दिया, अंबेडकर नगर में भी कोई विवाद नहीं होने दिया। बहुत आसानी के साथ उन्होंने खेत दिए, जमीन दी और कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने का काम किया। आज भाइयों बहनों, जब विकास हो रहा है तो विकास की आभा देखने को मिल रही है। आज आपने देखा होगा विकास की सबसे बड़ी कसौटी क्या होती है? जब संकट आता है, हर व्यक्ति के सामने जान के लाले पड़ते हैं, हर व्यक्ति अपनी अपनी जान बचाने के लिए भागता हुआ दिखाई देता है। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान आपने देखा होगा कि कौन आपका सच्चा हितैषी हो सकता है। इसकी कसौटी की बात जब सामने आई थी तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने और राज्य की सरकार ने भी कहीं भी पीछे हटने का नाम नहीं लिया, बल्कि जनता जनार्दन के साथ खड़े होकर के उनके सुख दुख में सहभागी बनकर के उन्हें हर प्रकार की सुविधाओं से युक्त करने का कार्य किया। आपने देखा होगा कोरोना कालखंड के दौरान लगातार, चाहे वह फ्री में टेस्ट की बात हो, फ्री में उपचार की बात हो, गरीबों के फ्री में राशन की बात हो या फिर फ्री में टीकाकरण की बात, कितने लोगों ने यहां टीका लगाया है? सब लोग टीका लगा लिए। अच्छा, ये प्रिकॉशन डोज कितने लोगों ने लगाया? प्रिकॉशन डोज सभी लोग प्रिकॉशन डोज अपना ले लें, फ्री में लग रहा है, 30 सितंबर तक फ्री में लग रहा है, आप जरूर लगाइएगा और इस पूरे कार्यक्रम को सफल करना है, क्योंकि ये लड़ाई कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई है। और भाइयों बहनों, जब हम मिलकर के देश की लड़ाई को लड़ते हैं तो उसमें उतनी ही गुना सफलता प्राप्त होती है। कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा पूरी दुनिया पस्त हो गई, लेकिन भारत मजबूती के साथ डटा हुआ है, काम कर रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के अंदर सबसे बड़ी और सबसे तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। कारण है प्रधानमंत्री मोदी जी की कार्य योजना, समय पे सभी प्रकार की कार्य योजना लागू होती है। और आज इसलिए उत्तर प्रदेश को देश का सबसे समृद्ध प्रदेश बनाना है तो सभी को मिलकर के कार्य करना होगा, विकास के बारे में सोचना होगा, विकास के कार्यक्रमों के साथ सहभागी बनना पड़ेगा। इसके लिए हमें ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा, नगर निकायों को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। जिस व्यक्ति की जहां जिम्मेदारी है वह वहीं पर अगर अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना प्रारंभ कर देगा तो उसका लाभ समाज के प्रत्येक तबके को दिखाई देगा। आगे पिछली सरकारों ने विकास में थोड़ी भी रुचि ली होती तो 1990 में गोरखपुर का खाद कारखाना बंद हो गया था। 1990 से लेकर के 2016 तक गोरखपुर खाद कारखाने के बारे में कोई निर्णय नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री मोदी जी का हम आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने गोरखपुर में 26 वर्ष पहले बंद हो चुके खाद कारखाने को फिर से चलाया है। और इस समय आप गोरखपुर जाते होंगे या रात्रि के समय उधर से निकलते होंगे, कितनी चमचमाहट होती है, पूरी आप देख रहे होंगे पूरा क्षेत्र बिजली से जगमगाता है। और उस क्षेत्र में खाद का उत्पादन फिर से गोरखपुर खाद कारखाना प्रारंभ कर दिया है। गोरखपुर में एम्स, गोरखपुर के बारे में आप सुनते तो थे कि गोरखपुर में इंसेफ्लाइटिस से हजारों मौतें हो रही हैं, लेकिन
संसाधन नहीं थे। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, विगत 5 वर्ष के दौरान हम लोगों ने इंसेफ्लाइटिस पर प्रभावी नियंत्रण करते हुए 95% की मौतों को रोका है। कोरोना बीच में नहीं आता तो हम 5% को भी नियंत्रण तक कर चुके होते। और साथ साथ गोरखपुर में एम्स का भी निर्माण हो चुका है। गोरखपुर एम्स भव्य रूप से आप देखते होंगे, एयरपोर्ट के पहले भव्य इमारत जो बनी हुई है वही गोरखपुर एम्स है। जिस एम्स में उपचार के लिए इससे पहले गोरखपुर के लोगों को या पूर्वांचल के लोगों को दिल्ली जाना पड़ता था, आज उसके उपचार की सुविधा गोरखपुर में ही लोगों को प्राप्त हो रही है। गोरखपुर में बिहारी मेडिकल कॉलेज में अच्छी व्यवस्था, गोरखपुर में चिड़ियाघर, गोरखपुर में रामगढ़ ताल। अगर शाम के समय कभी अवसर मिले, यहाँ के काफी लोग हैं जिन्होंने अपने घर बनाए हुए रामगढ़ ताल की ओर, रुस्तमपुर की ओर, आजाद चौक की तरफ जाकर के थोड़ा देखिए कितनी जगमगाहट है, कितना अच्छा लगता है। ऐसे लगता है जैसे आप मुंबई उसके सामने फेल होती हुई दिखाई देती है। यह है नया गोरखपुर और उसी तर्ज पर हमें पूरे गोरखपुर का निर्माण करना है। हर गांव पंचायत को बनाना है, हर नगर निकाय को बनाना है, हर एक गांव को विकास किसी प्रक्रिया के साथ जोड़ना है। आज गांव-गांव में ग्राम शौचालय बन रहे हैं, अमृत सरोवर बन रहे हैं, गांव-गांव में एलईडी स्ट्रीट लाइट लग रही है, गांव में एक रोजगार सेवक को दिया गया है। गांव के विकास की प्रक्रिया को और सरलीकरण करने की दिशा में प्रयास हो रहे हैं। ऑप्टिकल फाइबर से ग्राम पंचायत को जोड़ने का कार्य हो रहा है। ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, अन्य तमाम प्रकार के जो प्रमाण हैं सभी गांव में ही मिलेंगे। तहसीलों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, ब्लॉक के अंदर जाना नहीं पड़ेगा। गांव में सारी सुविधा गांव के लोगों को प्राप्त होगी। बीसी सखी के माध्यम से बैंक की सुविधा गांव में ही प्राप्त हो रही है। ये तमाम कार्यक्रम जब आज गांव में विकास की नई आधुनिक तस्वीर प्रस्तुत की जा रही है, अब हमारा प्रयास होना चाहिए हम अपने गांव को आत्मनिर्भर बनाएं, स्वावलंबन की ओर लेकर के चले। हमारे गांव के लिए विकास, हमारे गांव को विकास के लिए स्वयं अपने रिसोर्सेस हम तय करेंगे। गौशाला के माध्यम से, अमृत सरोवर के माध्यम से गांव की सार्वजनिक भूमि का बेहतर उपयोग करते हुए उस पैसे को गांव के विकास के साथ जोड़ते हुए गांव में सामूहिक भावना का विकास करते हुए, सहकारिता समितियों को पुनर्जीवित करते हुए इन कार्यक्रमों को अगर हम आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, हमारा स्वावलंबन की ओर अग्रसर गांव, आत्मनिर्भर गांव का एक आदर्श तस्वीर प्रस्तुत करेगा, स्मार्ट गांव बनेगा। और अगर गांव स्मार्ट बना तो जनपद को स्मार्ट बनने में भी कोई देर नहीं लगने वाली। अगर जनपद स्मार्ट हो गया तो भाइयों बहनों प्रदेश को स्मार्ट होने में कोई देर नहीं लगेगा। और जिस दिन प्रदेश स्मार्ट हुआ उस दिन उत्तर प्रदेश के नौजवानों को फिर अपनी नौकरी और रोजगार के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दुनिया यहां पर आएगी नौकरी ढूंढने के लिए और उसी दिशा में प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की सरकार जो ध्यान दे रही है, इसी के लिए दे रही है। ये विकास बेहतर तरीके से इसका लाभ आपको प्राप्त हो सके। आज के इस अवसर पर यहाँ पर जिन लोगों ने कमरिया घाट के पुल के लिए बहुत संघर्ष किया था, मुझे याद है उस समय की घटना। और उस समय आपने देखा होगा, देखिए कितना समय परिवर्तित होता है। अच्छी सरकार होती है तो प्रशासन भी विकास के लिए आपके साथ खड़ी होती है, दिखाई देती है। याद करिए आज से 7 साल 8 साल पहले की, 8-9 साल पहले की घटना, जब उस समय यहां पर कितना अत्याचार हो रहा था, प्रबल अत्याचार हो रहे थे, लाठीचार्ज हो रहा था, गोलियां चलाई जा रही थी, सत्याग्रहियों को प्रताड़ित किया जा रहा था। लेकिन आज वही प्रशासन आपके स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछा करके खड़ा हुआ है, आपको सम्मान दे रहा है, आपके पुरुषार्थ को सम्मान देने के लिए यहां पर एकत्र हुआ है। ये परिवर्तन है। जब सकारात्मक सोच के साथ हम कार्य करते हैं तो उसके सकारात्मक परिणाम भी आते हैं। और उसी सकारात्मक परिणाम को देने के लिए आज हमारी सरकार आपके द्वारा आई है, आपसे बताने के लिए कि सरकार विकास के बारे में बेहतर सोच के साथ आगे कार्य कर रही है। हम सब मिलकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों को मजबूत करें। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में
सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनेगा। भारत को दुनिया की बड़ी ताकत बनाने के लिए हम सबको प्रधानमंत्री जी के उन पंच प्रण को, जो उन्होंने आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर देश की जनता को याद दिलाए थे, उन पंच प्रण को हम सबको अपने जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा कि भारत विकसित हो, गुलामी का अंश कहीं न रहे। उन सभी पंच प्रणों को अपने साथ जोड़ते हुए, संकल्पों के साथ जोड़ते हुए आगामी 25 वर्ष के दौरान अमृतकाल का उपयोग हम भारत को दुनिया के एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने में अपना योगदान दें। और उसके लिए हमें अपनी ग्राम पंचायत से शुरू करना पड़ेगा, अपनी नगर निकाय से भी इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। इसके लिए आप सभी लोग प्राणपण से जुटेंगे इस विश्वास के साथ। यहाँ पर जिन लोगों ने उस समय आंदोलन किया था, श्री सतवंत प्रताप सिंह, श्री जय किशन मौर्य, श्री भिखारी प्रजापति, श्री बीडी सिंह, श्री विनय शाही, श्री शिवाजी चंद, ये सभी जितने भी उस समय यहाँ के प्रमुख कार्यकर्ता थे, काफी बड़ी संख्या थी, बहुत बड़ी संख्या है, उनका नाम मैं ले नहीं पाया हूं, लेकिन उन सबको और इस पूरे क्षेत्रवासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, इस अवसर पर मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने एक प्रमुख कार्यकर्ता जिनका अभी निधन हुआ है, अपने कौशिक, श्री सूर्य प्रकाश सिंह कौशिक, मैं उनको इस अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। एक अच्छे कार्यकर्ता थे, अकस्मात उनका निधन हुआ था और बहुत संघर्षशील थे। छात्र जीवन से ही उन्होंने संघर्ष के नए मानक स्थापित किए थे। मैं इस अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। आप सबको जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।